Hi friend, I am करिश्मा डंसेना. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्या क्लासेस. आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ेंगे. आपको इस वीडियो में कई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी. आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें. तो चलिए हम लोग आज के सीजी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज छत्तीसगढ़ का इतिहास. सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल. प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अर्थात इसका कोई लिखित रूप से ना पुस्तक है ना ही कोई अभिलेख, केवल इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, अर्थात खुदाई द्वारा ही इस काल से संबंधित जानकारी प्राप्त हुए हैं. इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है. पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पत्थर का उपयोग औजार के रूप में होता था. अब हम लोग पाषाण काल के विभाजन को देखते हैं. छत्तीसगढ़ में पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है. पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल. पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव ने पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किए. अब हम लोग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर पूरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग सिंघनपुर की गुफा के बारे में देखते हैं. इसमें हम सबसे पहले इसकी समयावधि देखते हैं. तो सिंघनपुर की गुफा को पूरा पाषाण काल में रखा गया है, जो कि 30,000 वर्ष पुराना गुफा है. अब हम लोग इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं, अर्थात कौन से जिले कौन सी तहसील में आता है और इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है. तो सबसे पहले हम लोग जिला के बारे में देखते हैं. तो यह रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और तहसील की बात करें तो यह रायगढ़ तहसील में ही आता है. अब हम लोग देखते हैं कि इस तक कैसे पहुंचा जाए. यदि हम लोग सड़क मार्ग से जाएं तो नेशनल हाईवे नंबर 49 से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और यदि रेल मार्ग से जाएं तो यह मुंबई हावड़ा रूट या चांपा रायगढ़ रूट के अंतर्गत आएगा. अब हम लोग देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा कौन सी पहाड़ी के अंतर्गत आता है. तो सिंघनपुर की गुफा चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है. अब हम लोग देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं. तो इन गुफाओं से हमें मुख्यतः शैल चित्र प्राप्त हुए हैं. अब हम लोग देखते हैं कि सिंघनपुर में गुफाओं की संख्या कितनी है. तो यहाँ गुफाओं की संख्या 11 है. अब हम लोग प्रमुख गुफाओं के नाम के बारे में देखते हैं. पहला है घोड़सार, दूसरा है अंगनाई, तीसरा है मुनि, चौथा है सुरंग गुफा, पांचवा है रक्सीन मुड़ा. अब हम लोग सिंघनपुर की गुफा के शैल चित्रों की संख्या के बारे में देखते हैं. सिंघनपुर की गुफा में शैल चित्रों की संख्या 23 है और वर्तमान में कुल 13 शैल चित्र ही मौजूद हैं. अब हम लोग सिंघनपुर की गुफा के शैल चित्रों के आकृति के बारे में देखते हैं. तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा डंडानुमा मानव आकृति प्राप्त हुई है. इसके साथ ही मुखौटा युक्त मानव आकृति प्राप्त हुआ है और शिकारनुमा मानव आकृति प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही नित्यरत मानव आकृति प्राप्त हुआ है और विभिन्न पशुओं की आकृति जैसे घोड़ा, गाय, शेर, बंदर, कंगारू, भैंसा, छिपकली प्राप्त हुए हैं. यहाँ पर जो चित्र दिख रहे हैं वह है सिंघनपुर के गुफा का शैल चित्र. सिंघनपुर के गुफा का शैल चित्रों का रंग गेरुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वह कौन से देश के शैल चित्रों से समानता रखते हैं. यहाँ के शैल चित्र ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों से समानता रखता है, क्योंकि यहाँ के शैल चित्रों में कंगारू का चित्रण हुआ है और इसके साथ ही मैक्सिको और स्पेन देश के शैल चित्रों से भी समानता रखता है. तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि यहाँ के शैल चित्र ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और स्पेन देश के शैल चित्रों से समानता रखता है. अब हम लोग देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा है और इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है.
और हम लोग जानते हैं कि यह भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हस्तचालित पत्थर के कुदाल प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग सिंघनपुर की गुफा का इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन ने इस गुफा का खोज किया और इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद सन 1918 में इस गुफा का प्रकाशन इंडिया पेंटिंग्स में हुआ। बाद में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 13वें अंक में भी इस गुफा का प्रकाशन हुआ। और अमरनाथ दत्त ने 1923 से 27 तक इस गुफा का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इस गुफा से संबंधित जानकारी का एकत्रण पंडित लोचन प्रसाद पांडे, D.H. गार्डन और N. घोष ने किया। अब हम लोग पुरापाषाणकालीन अन्य स्थलों के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत बोतलदा की गुफा आता है। बोतलदा की गुफा जो कि जिला रायगढ़ और तहसील खरसिया में आता है, यह प्रदेश का सबसे लंबा गुफा है और यहाँ शैलचित्रों का अभाव है। और जो यह चित्र दिखाई दे रहा है वह है बोतलदा की गुफा का चित्र। अब हम लोग भंवरखोल की गुफा के बारे में देखते हैं। भंवरखोल की गुफा जो कि जिला रायगढ़ और तहसील खरसिया के अंतर्गत आता है। अब हम लोग भंवरखोल की गुफा के शैल चित्र की आकृति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ मत्स्य कन्या का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही स्वास्तिक चिन्ह की आकृति का शैल चित्र भी पाया गया है। अब हम लोग सोनवर्षा की गुफा के बारे में देखते हैं। तो सोनवर्षा की गुफा जो कि जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता है और तहसील खरसिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं छापामार की गुफा। छापामार की गुफा जो कि जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं गिधा जो कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी घाटी। महानदी घाटी के आसपास भी पुरापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन और आग पर नियंत्रण पाना सीखा। मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम जानवर कुत्ता है। अब हम लोग मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़, कबरा का अर्थ होता है धब्बेदार। इसका अन्य नाम गजमार पहाड़ी है। इसका तहसील और जिला दोनों ही रायगढ़ है। इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। अब हम लोग देखते हैं कि कबरा पहाड़ की गुफाओं के खोजकर्ता कौन है। तो सन 1931 में अमरनाथ दत्त ने इस गुफा के बारे में खोज किया। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह कबरा पहाड़ का शैल चित्र है। अब हम लोग कबरा पहाड़ के कलाकृतियों की संख्या के बारे में देखते हैं। यहाँ से लगभग 150 कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। यह गुफा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जानकारी प्रदान करने वाली गुफा है। यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग कबरा पहाड़ के शैल चित्रों की आकृति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के शैल चित्रों में छिपकली, सांबर, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, वन भैंसा, कछुआ, हिरण की आकृति प्राप्त हुई है और इसके साथ ही 36 तीलियों वाली चक्र की आकृति प्राप्त हुई है और पंक्तिबद्ध मानव आकृति भी प्राप्त हुई है। यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है कबरा पहाड़ का शैल चित्र। अब हम लोग देखते हैं कि कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का रंग कैसा है। तो यहाँ के शैल चित्रों का रंग लाल और गेरुआ रंग है, जो कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। अब हम लोग कबरा पहाड़ से प्राप्त होने वाले औजार के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से लंबे फलक वाले औजार और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण वाले औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग मध्य पाषाणकालीन अन्य स्थलों के बारे में देखते हैं। पहला है घाट लोहंग, दूसरा है कालीपुर, तीसरा है खड़क घाट, चौथा है राजपुर, पांचवा है गढ़चंदेला, छठवां है भातेवाड़ा। ये सभी स्थल बस्तर जिले में स्थित हैं। अब हम लोग उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर पाषाण काल में स्थलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है धनपुर, जो कि गौरेला पंडरा मरवाही जिला में आता है, और दूसरा है महानदी घाटी। इस काल के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास करना प्रारंभ किया। इसी काल में मनुष्य ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। अब हम लोग नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जो कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आता है। कुछ जगहों में इसका जिला बालोद भी देखने को मिलता है, तो आप लोग दोनों ही नाम याद कर लीजिएगा, पेपर में कोई भी दे सकता है। अब हम लोग चितवा डोंगरी के चलचित्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ चीनी व्यक्ति खच्चर में बैठा हुआ और ड्रैगन का चित्र प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो चलचित्र प्राप्त हुआ है वह किस देश के चलचित्र से समानता रखता है। तो चितवा डोंगरी में जो चलचित्र प्राप्त हुआ है वह चीन के चलचित्र से समानता रखता है। चितवा डोंगरी में कुल 27 चलचित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग चितवा डोंगरी के चलचित्र को देखते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वह चितवा डोंगरी का चलचित्र है। अब हम लोग देखते हैं कि चितवा डोंगरी गुफा के खोजकर्ता कौन हैं। तो चितवा डोंगरी गुफा के खोजकर्ता रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, ये दोनों हैं। अब हम लोग नवपाषाणकालीन दूसरा स्थल देखते हैं जो कि अर्जुनी है। अर्जुनी जो कि बालोद जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ से हथौड़ा के समान औजार प्राप्त हुए हैं। हमारा नवपाषाणकालीन तीसरा स्थल है बोनाटीला। बोनाटीला जो कि जिला राजनांदगांव में आता है। हमारा अगला स्थल है टेरम जो कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अन्य स्थलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रायगढ़ जिला में देखते हैं। रायगढ़ जिला में पहला है खैरपुर। यहाँ के चलचित्र अंधेरे में चमकते हैं, इनकी यह खास बात है। दूसरा है कर्मागढ़, तीसरा है बसनाझर, चौथा है सिरौली, पांचवा है डोंगरी, छठवां है भैंसगढ़ी, सातवां है ओंगना। अब हम लोग सारंगगढ़ बिलईगढ़ के स्थल के बारे में देखते हैं जो कि है गाताडी। हमारा अगला जिला है शक्ति, जहां रैनखोल नामक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित स्थल है। हमारा अगला जिला है कांकेर और यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं खैरखेड़ा, दूसरा है उड़कुड़ा, तीसरा है चरामा। चरामा से चलचित्रों में एलियंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगला पोर्शन जल्दी ही आएगा। हमारा आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।